तो आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक जिसका नाम है पीजीबीपी। तो हेडिंग लिखिएगा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये सारे नोट्स आपको मेरे पीडीएफ पे मिल जाएंगे। मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है ऐप पे। आप लोग जब आप मेरा कोर्स परचेज करेंगे तो वहाँ पर ऐप पे आपको सारी डिटेल्स में जो मैं अभी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ विथ डिटेल सॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ज़्यादा वरीड मत होना, समझने पे ज़्यादा ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से। तो हेडिंग है पीजीबीपी। पीजीबीपी तो ये आपके यूनिट 2 में, बीकॉम में यूनिट 2 में ये पूरा चैप्टर, यूनिट 2 में आपकी तीन मतलब टॉपिक हैं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पीजीबीपी। पी का मतलब प्रॉफिट, एंड जी का मतलब हो गया गेन, बी से हो गया बिजनेस और पी से हो गया प्रोफेशन एंड प्रोफेशन। ये हमारा पूरा चैप्टर का नाम है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के लिए आपको किसी प्रकार की कोई स्किल की नीड नहीं है, बट जो प्रोफेशनल होते हैं उसके लिए एक स्पेशल डिग्री और एक स्पेशल स्किल की और नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर्स, ये सब आपके प्रोफेशनल होते हैं। तो आपने जब कभी भी ध्यान दिया होगा, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो प्रोफेशनल होते हैं ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों का मतलब वही है। प्रोफेशनल का मेन मोटिव होता है सर्विस देना, इसलिए इन लोग क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। दोनों का मतलब सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें तो दोनों की अकाउंटिंग सेम है, सारी चीज़ें सेम है, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप पीजीबीपी पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, पूरी चीज़ें समझेंगे। दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, दो वैरायटी। पहला आएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या? पीएल अकाउंट। तो पहला आएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीएल अकाउंट, और दूसरा आएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैश बुक। कैश बुक को हम लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और जो पीएल है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग सेम है, दोनों के सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम सबसे पहले आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं पीजीबीपी का, कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक्स, तो बेसिक समझिएगा। जैसे आप लोगों को पता होता है दिन भर में बिजनेस क्या होता है, हम क्या बना रहे हैं, ये जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, जैसे कि मैं पीएल अकाउंट बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ? पीएल अकाउंट बना रहा हूँ मैं। पीएल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ट्रेडिंग एंड पीएल की बात हो रही है। तो जब भी मैं पीएल अकाउंट बनाऊंगा तो ये जो बना रहा हूँ मैं बिजनेस का बना रहा हूँ कि मेरे बिजनेस के दौरान कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है और कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो ये जानने के लिए मैं क्या बना रहा हूँ? पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जितनी भी इनकम है और जितने भी खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। ओके, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। तो हम पीएल अकाउंट के डेबिट में हम सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम टू ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस, टू ऑल एक्सपेंसेस। और इधर जो रिकॉर्ड होती है बाय ऑल इनकम्स, बाय ऑल इनकम्स, बाय ऑल इनकम्स। तो ये जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं, ये जो इनकम और एक्सपेंस है आपके, वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे खर्चे
जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कैसे खर्चे? ऐसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको हम कहाँ कर देते हैं? डेबिट पीएल अकाउंट में लिख देते हैं। जैसे पर्सनल एक्सपेंस, जैसे पर्सनल एक्सपेंस है मेरा, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। और ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है, जैसे बाय इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉटरी, हॉर्स रेस से जीत गए पैसा, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स वगैरह, तो ये सारी इनकम जो है बिजनेस की नहीं है और ये सारे खर्चे जो है बिजनेस के नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पर इनको क्या कर दिया? डेबिट और क्रेडिट कर दिया। तो ऐसे करने से जो मेरा प्रॉफिट आएगा, पीएल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, तो जो मेरा प्रॉफिट लॉस आएगा वो करेक्ट नहीं रहेगा, वो मैनिपुलेटेड रहेगा। तो हमें जो पे करना है टैक्स वो बिजनेस के प्रॉफिट पे करना है जो करेक्ट प्रॉफिट है। तो हमें यहाँ पर ये सीखना है कि बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाएगा। तो हम बिजनेस के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है? ऐसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट उन्हें क्या किया? पीएल अकाउंट में लिख दिया गया है, तो ऐसे खर्चे को नेट प्रॉफिट में से क्या किया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। ऐसे खर्चे जो बिजनेस के नहीं है बट उसको मैंने क्या किया? पीएल अकाउंट में लिख दिया। तो ऐसा करने से मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। मान के चलते मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था क्रेडिट साइड में 100 रुपये का, तो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए 20 रुपये के, पर्सनल खर्चे हो गए 30 रुपये के, तो नेट प्रॉफिट हो गया 50 रुपये, जो कि गलत है क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के तो नहीं है, ये तो मेरे खर्चे हैं ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? 80 रुपये। मुझे टैक्स देना था 80 पे, बट मैंने टैक्स बचाने के लिए क्या किया? पर्सनल खर्चे को भी यहाँ पर क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? इसको ऐड कर दिया। तो आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं बट उसे पीएल अकाउंट में यदि डेबिट कर दिया गया है तो उसे प्लस करेंगे, और ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट उसे पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है तो उसे माइनस करेंगे। क्योंकि इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड कर दूंगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, तो ज़्यादा पे टैक्स चले जाएगा। इसलिए हमें मेन मोटिव क्या है? करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करना है बिजनेस का, जिस पे मुझे टैक्स देना है। तो ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो अब बात आती है कि करेक्ट प्रॉफिट कैसे फाइंड करें। तो जो इसका होगा कॉलम, 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का और दूसरा कॉलम होगा अमाउंट का। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम अमाउंट का। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जिसको सरप्लस भी बोला जाएगा अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, एज पर पीएल अकाउंट, एज पर पीएल अकाउंट। अब इसमें आपका ऐसे खर्चे प्लस करने जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर मैं प्लस करूँगा पर्सनल एक्सपेंस या डोमेस्टिक एक्सपेंस, पर्सनल और पर्सनल ऑब्लिक डोमेस्टिक एक्सपेंस। डोमेस्टिक मतलब घरेलू खर्च, डोमेस्टिक एक्सपेंस। अब ड्राइंग है, ड्राइंग बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना इज कॉल्ड ड्राइंग। तो यहाँ पर आप प्लस करोगे ड्राइंग को, ड्राइंग को। फिर आप प्लस करोगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIP लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप लोग उसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखोगे। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नहीं होता, बिजनेस के ओनर का होता है। और आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 11th अकाउंट्स में, तो आपने पढ़ा होगा बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। बिजनेस बीमार नहीं होता, बीमार कौन होता है? आदमी बीमार होता है। इसलिए ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका पर्सनल खर्चा माना जाएगा। प्लस किया जाएगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्लस करोगे किसी भी प्रकार की पेनल्टी है, इलीगल एक्सपेंस है, वो सारी चीज़ें प्लस होंगी। पेनल्टी एंड फाइन्स, पेनल्टी, फाइन्स, इलीगल एक्सपेंस, इलीगल एक्सपेंस, इलीगल एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आपकी प्लस हो जाएंगी। फिर आप प्लस इसमें करेंगे जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो एसेट्स के परचेज करने से रिलेटेड होती हैं, तो वो तो खर्चे नहीं है। तो एसेट्स कहाँ शो होती हैं? बैलेंस शीट में शो होती है। और बैलेंस शीट में क्या आएगी? एसेट एंड लाइबिलिटीज।
तो आपने कोई एसेट खरीदी तो वो आपका खर्चा नहीं है, और खर्चा नहीं है तो वो पीएल अकाउंट में नहीं आना चाहिए, बट आपने पीएल अकाउंट में लिख दिया है, पीएल अकाउंट में आपने उसे खर्चा दिखाया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस करोगे डोनेशन, प्लस करोगे डोनेशन ऑफ चैरिटी लिख दो, प्लस करोगे किसी भी प्रकार का प्रोविजन या रिजर्व हो, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन और रिजर्व, तो यहाँ लिखो एनी काइंड ऑफ प्रोविजन और रिजर्व, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन ऑब्लिक रिजर्व, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी। इनके पीछे रीज़न क्या है समझना। प्रोविज़न क्या होता है, एस्टिमेट होता है, तो आप तो एस्टिमेट कुछ भी करके दिखा सकते हो कि मेरा 10 लाख रुपए डूब जाएगा और उसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर दो, तो आपका प्रॉफिट हो गया माइनस में या कम हो गया, तो आपका तो टैक्स ऐसे में बच जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये प्रोविज़न हम आपको डेबिट करने नहीं देंगे, जो भी आपके एक्चुअल खर्चे हैं, एक्चुअल जो बैड डेट हुआ वो सब लिखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बोलोगे कि हम प्रोविज़न डेबिट कर लें, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोविज़न जो होता है एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, कोई फिक्स अमाउंट थोड़ी ना कि प्रोविज़न क्या है। तो प्रोविज़न तो हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं कि पिछले साल इतना डूब गया था तो इस साल इतना डूब सकता है, इसलिए इसको अलाउड नहीं करती है। एनी काइंड ऑफ प्रोविज़न और रिजर्व, डोनेशन, परचेज, ठीक है, इलीगल एक्सपेंस, पेनल्टीज, फाइन, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। फिर इसमें प्लस होगा कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये मैक्सिमम चीज़ें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक दो आइटम और आएंगे, तो आप जगह छोड़ के रखिएगा, जब जब क्वेश्चंस आएंगे मैं उसमें ऐड कराता हुआ चलूँगा, कुछ कुछ चीज़ें आएंगी। परचेज ऑफ बुक्स वगैरह तो एसेट्स में ही आ जाएंगी आपकी। अब माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, प्लस कर दो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी, डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट। देखिए आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, तो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन की अलग अलग मेथड होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, चेंज इन वैल्यू मेथड, प्रोविजन फॉर, कई सारी होती हैं, बट इनकम टैक्स केवल और केवल आपको डब्ल्यूडीवी मेथड परमिट करता है। तो एक होता है इनकम टैक्स अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, और एक डेप्रिसिएशन होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो पीएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन दिया होता है वो इन जनरल जो होता है अकाउंट्स के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए उसे प्लस किया जाता है। तो हम माइनस जब करेंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये जो हमें दिया रहेगा ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको लेके आ सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। फिर आप इसमें माइनस करेंगे पर्सनल इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, जैसे डिविडेंड बताया, इंटरेस्ट बताया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है। फिर माइनस करोगे ऐसे खर्चे जो बिजनेस के तो हैं पर उन्हें पीएल अकाउंट में आप डेबिट करना भूल गए थे, डेबिट होना था पर डेबिट करना भूल गए, तो उसको मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे खर्चे, हिंदी में लिखवा रहा हूँ, ऐसे खर्चे जो बिजनेस के हैं, ऐसे खर्चे जो बिजनेस के हैं बट पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं किए, बट पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं किए, ऐसे खर्चे जो बिजनेस के तो हैं बट हम पीएल अकाउंट में डेबिट करना भूल गए, तो ये सारे खर्चे को हम क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए सबसे पहली चीज जो है, डेप्रिसिएशन जो अलाउ होगा इस मेथड में, यहाँ पर इनकम टैक्स में, वो अलाउड होगा आपका WDV मेथड से, अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ WDV मेथड, अलाउड ऑन WDV मेथड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी बुक में देखने को जरूर मिलेंगी, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक जगह भी आपको ये है नहीं। जब आप हायर एजुकेशन यानी कि CA CS वगैरह करेंगे तब वहाँ इनकम टैक्स में आपको पढ़ने को जरूर से मिलेगा, बट अभी आपको यहाँ पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक, पहली चीज़। अब आपने अकाउंट्स पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ आपने पढ़ा था, मान लो आपने 100 डेज एसेट्स को यूज़ किया तो 100 डेज का डेप्रिसिएशन लगता था, 2 महीने यूज़ किया तो 2 महीने का लगता था। जितना भी दिन आप यूज़ करते थे उसके प्रोपोर्शन में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ पर क्या है, अगर एसेट को पुट टू यूज़ जो कर रहे हो, पुट टू यूज़ 180 दिन से ज़्यादा है, 180 दिन या उससे ज़्यादा है, तब पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तब पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अगर उससे कम है तब 50%, तब 50%। ये जो 50% है मतलब कि रेट का आधा, मान लो रेट है 10%, तो 10 का 50% कितना, 5%। कहने का मतलब है 6 महीने का डेप्रिसिएशन अलाउड होगा और इसमें पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तीसरी चीज, अगर आप एसेट्स को सेम ईयर में खरीदे, मान के चलते हैं 24-25 में आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने एक एसेट बाय कर ली, 24-25 में आपने एक एसेट्स खरीद ली और इसे 24-25 में ही क्या कर दिया, परचेज किया और इसे सेल कर दिया, तब आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने नहीं मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर पाओगे। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इस केस में क्या आएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट, बैलेंसिंग चार्ज। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब CA वगैरह करोगे तब आपको पढ़ना है। बहुत वास्ट चैप्टर है ये CA में, पूरी इतनी मोटी बुक है इसकी PGBP की, बट आपको उतने डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं उतने डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड में आपको ये टॉपिक कवर अप कर रहा हूँ। ये चीज़ें डेप्रिसिएशन के बारे में हो गई। अब आता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या है, किस किस एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% का है, प्लांट एंड मशीन 15%, सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट मतलब डॉक्टर लोग जिससे ऑपरेशन करते हैं उसे बोला जाता है सर्जिकल इक्विपमेंट। वो एसेट है आपकी, तो उस पर 15% सर्जिकल इक्विपमेंट पे, सर्जिकल इक्विपमेंट 15%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, आपकी मोटर कार पे 15%, बुक्स, जैसे हम CA लोग हैं, वकील लोग हैं, आप उनके ऑफिसेस में जाओगे तो देखोगे इतनी मोटी मोटी बुक्स रखी होती है, उनकी जो सेल्फ बनी होती है, तो उन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा 40% लगेगा, बुक्स पे 40%। इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस पे 25% आपका डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट, कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट रिकवरी, कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट रिकवरी।
कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट रिकवरी। जब आपका बैड डेट होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट की समझिएगा थोड़ा सा। बैड डेट की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेटर, बैड डेट अकाउंट डेटर डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब इसे आप क्या कहते हैं? ये बैड डेट आपका खर्चा है, लॉस है, आप इसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। तो ये बैड डेट आपका कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया। तो ये बैड डेट आपका पीएल अकाउंट में जाके क्लोज हो गया। अब सब्सिक्वेंटली ये बैड डेट आपको रिकवर होता है, तो बैड डेट रिकवरी होगी। तो बैड डेट रिकवरी की एंट्री क्या होगी? बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेट रिकवरी होगी, मतलब मुझे कैश मिलेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। कई लोग बोलेंगे बैड डेट अकाउंट क्रेडिट होगा। जी नहीं बेटा, बैड डेट तो चला गया, खत्म हो गया। बैड डेट रिकवरी हो रही है, इनकम हो रही है। फर्स्ट ईयर याद करो, जर्नल एंट्री। अब ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी हो गया। अब ये बैड डेट रिकवरी को पीएल में ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री होगी? बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैड डेट रिकवरी भी आपका क्लोज हो गया। तो अब ये बैड डेट रिकवरी के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, समझना मेरी बात। अब मान लो जिस साल मेरा बैड डेट हुआ, सपोज बैड डेट हो गया मेरा 10,000 रुपये का, बैड डेट अकाउंट मेरा है 10,000 रुपये का। अब ये मेरा पीएल अकाउंट बन रहा है करंट ईयर का, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? टू बैड डेट लिखना चाहिए था। बट इनकम टैक्स वालों ने बोला कि हम बैड डेट आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको लिखना परमिट नहीं करेंगे। मान के चलते हैं इधर आपका जो बाय ग्रॉस प्रॉफिट था 100 रुपये का था, और ये बैड डेट था 20 रुपये का, तो आपका नेट प्रॉफिट जो आता है वो कितने का आता? 80 रुपीज़ का आता। बट गवर्नमेंट ने क्या किया? ये लिखने नहीं दिया, तो आपका नेट प्रॉफिट कितने का आया? 100 रुपये का। मतलब आपने जो टैक्स दिया वो 100 रुपीज़ पर दे दिया। देना था कितना पे? 80 पे देना था, दिया कितने पे? 100 पर। ठीक। अब हुआ क्या? उसी साल हमारा बैड डेट रिकवरी भी हो गया, या सब्सिक्वेंट ईयर मेरा बैड डेट रिकवरी हो गया। मान के चलते हैं अगले साल मेरा बैड डेट रिकवरी हो गया, या इसी साल बैड डेट रिकवरी हो गया, कुछ पार्ट पेमेंट जो है उसका बाय बैड डेट रिकवरी मैंने लिख दिया कितना रुपये? 20 रुपीज़। अब इस 20 रुपीज़ को हम क्या करेंगे बेटा? इस 20 रुपये का ट्रीटमेंट क्या होगा? अब इनकम टैक्स वाले तो देखो, केस 1 मुझे यहाँ लिखने गवर्नमेंट ने नहीं दिया, मतलब इस 20 रुपये पे ऑलरेडी मेरा टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, टैक्स में 80 पे देता अगर माइनस करने मिलता, बट गवर्नमेंट ने क्या किया? माइनस करने नहीं दिया। इनकम टैक्स वाले ने बोला नहीं भैया हम अलाउ नहीं करेंगे, आप 100 रुपये पे ही टैक्स दो। ठीक है भाई, ले जा यार, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे हिसाब किताब, राजा आदमी है तू ले जा। अब ये 20 रुपये मुझे रिकवर हो गए सब्सिक्वेंटली, बाद में ये 20 रुपये मुझे मिल गए, तो गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स ला। बोलो क्या है कि टैक्स भैया ये तो तुमने मुझे माइनस करने दिया नहीं पहले, इस पर तो ऑलरेडी आपने टैक्स ले लिया है, तो ये 20 रुपये जो डूबा था वही चीज़ मेरे पास वापस आ रहा है, तो ये मेरी इनकम कैसी? इसे मैं इनकम नहीं मानूंगा। इसलिए इस 20 रुपये को आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? बैड डेट अगर आपको अलाउड नहीं हुआ था, सुनना, बैड डेट अगर आपको अलाउड नहीं हुआ था और वो बैड डेट आपको बाद में रिकवर हो जाए, तो उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्या हुआ? बैड डेट अलाउड हुआ था और बाद में रिकवर हो गया, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बैड डेट अलाउड एंड रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, नो ट्रीटमेंट। बैड डेट नॉट अलाउड बट रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, तो उसे आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। कुछ एक सेक्शन रह गए 44 ADAE वाले, वो सब अपन एक मिसलेनियस क्लास में कवर अप कर लेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी था वो मैंने कवर अप कर लिया। प्लीज़ मेक रिविजन, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे।